आज के इस वीडियो में कक्षा 9 मासिक परीक्षा अक्टूबर 2024 के गणित के लघु उत्तरीय प्रश्नों का उत्तर दिखाने जा रहा हूं। पहला प्रश्न है, 3√2 + 2√3 इंटू 3√2 - 2√3 को मल्टीप्लाई करें अर्थात मान निकालें। इसका जो उत्तर होगा, आंसर होगा इस प्रकार से, 3√2 + 2√3 और 3√2 - 2√3। इसको हम लोग दे सकते हैं a+b, a-b से रिलेटेड है। और यहां पर हम लोग लिख सकते हैं कि 3√2 का होल स्क्वायर -2√3 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 9 × 4 -4 × 3। और हम लोग को पता है कि 3√2 का जो होल स्क्वायर होता है, इसको 3√2 × 3√2 दो बार लिखते हैं। यहाँ पर रेशनल को रेशनल से मल्टीप्लाई करेंगे और इरेशनल को इरेशनल से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी रेशनल इंटू रेशनल हुआ। और यहाँ पर इरेशनल इंटू इरेशनल हुआ। ये हो गया 3×3 = 9 एंड √2 × √2 = √4। √4 का मतलब हुआ 2 हुआ, 9×2 = 18 हुआ। इस प्रकार से 4×3 हो जाएगा, यानी 9 × 2 हुआ, ये 9×2 = 18 एंड 4×3 = 12। 18 - 12 हो जाएगा 6। इसका करेक्ट आंसर 6 हुआ। अगला क्वेश्चन 2 नंबर, यहां पर हम लोगों को एक क्वेश्चन है इस प्रकार, 1/√7 -√6 का हर का परिमेयकरण करें, यानी रेशनलाइज 1/√7 -√6। इसका जो आंसर होगा 1/√7 -√6 = 1/√7 -√6 को इसमें न्यूमरेटर को √7 + √6 से मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर को भी √7 + √6 से मल्टीप्लाई करेंगे। और ये नंबर इसका जो है कंजुगेट होता है, यानी ये दोनों को मल्टीप्लाई, ये दोनों, ये जो डिनोमिनेटर है, दोनों a+b a-b या a-b a+b के फॉर्म होना चाहिए। तो इसके लिए केवल ये हम लोग साइन चेंज करते हैं, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाता है, अगर ये प्लस होता है तो माइनस होता है, बाकी एज इट इज हम लोग लिखते हैं। यहाँ पर 1 × √7 + √7 = √7 + √7 6 होगा। √7 + √6 × 1 = √7 + √6। और ये दोनों, एक ए मान लेते हैं, इसको बी मानते हैं, फिर ये ए हुआ और ये बी हुआ। a-b a+b यानी a² - b² हुआ, आइडेंटिटी है ये। आप देख सकते हो यहाँ पर √7 + √6 बाई 7 - 6, √7 + √6 बाई 1। और इसको हम लोग फाइनली लिखेंगे √7 + √6। ये इसका आंसर है। और इसका हर का रेशनलाइजेशन होता है, हर का परिमेयकरण मतलब हो गया, यहाँ पर 1 आ गया, इसका मतलब यही हुआ। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 में। यहाँ पर दिया हुआ है, दो संख्याओं का योगफल तथा अंतर क्रमशः 19 19 तथा 5 हो तो संख्याएं ज्ञात करें। तो हम यहाँ पर दोनों नंबर को, एक को x मान लेते हैं, एक y मान लेते हैं। माना कि वे संख्याएं x और y है। अतः अब यहां पर क्या लिखेंगे, प्रश्न के अनुसार x + y = 19 लिख देते हैं एंड x - y = 5 लिख देते हैं। और आप देख सकते हैं दोनों में +y -y है तो कैंसिल हो जाएगा। और ये दोनों x + x है तो 2x होकर के +19 + 5 24 हो जाएगा। और यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं x = 24/2, इसलिए x = यहाँ पर 12 हो गया। इसके बाद से हम लोग x = 12 को यहाँ पर इक्वेशन 1 में रखने से यहाँ पर 1 और 2 लिख देते हैं। इसको हम लिख देते हैं 1 + 2 ऐड करने से इतना हुआ, को 1 में रखने से
वन में रखने से हो जाएगा 12 + y = 19, y = 19 - 12, देयरफॉर y = 7। इस प्रकार हम लोग को दो नंबर मिला। अतः 12 और 7 दो संख्याएं हैं। और इसको चेक भी कर सकते हैं, 12 + 7 = 19 होता है और 12 - 7 = 5 होता है। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कुछ इस प्रकार है, यदि 3x + 2x = 13, तो एक्स वाई के दो मान ज्ञात करें जिसके लिए अभिष्ट समीकरण संतुष्ट हो। यहाँ पर क्या करते हैं, इस सबसे पहले हम 3x + 2y = 13 लिखते हैं। यहाँ पर y का वैल्यू x के टर्म में निकालेंगे, यानी 2y = 13 - 3x होगा। देयरफॉर y = 13 - 3x हम लोग 2 लिख देंगे। अब यहाँ पर x का वैल्यू हम लोग इस प्रकार निकाले ताकि y का वैल्यू जैसे इंटीग्रल हो। ये हालांकि ये कोई जरूरी नहीं है, हम लोग रेशनल नंबर या इरेशनल नंबर कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन जनरली हम लोग जैसे x का वैल्यू इंटीग्रल इंटीजर लेते हैं, जैसे पूर्णांक लेते हैं। अब आइए एक एक करके चेक करें। जीरो पहले ले, x का वैल्यू जीरो होने से 3 × 0 = 0 होगा। 13 - 0 = 13, 13/2 = 6.5 हो गया, यानी फ्रैक्शन में आएगा। तब दूसरा नंबर चेक करें, 1 ले, तो 3 × 1 = 3, 13 - 3 = 10, 10/2 = 5 होगा। इस प्रकार यदि अगर हम x का 1 लेते हैं तो y का 5 होगा। यहाँ पर लिखते हैं कि यदि x = 1, तब y जो हो जाएगा 13 - 3 × 1/2, यानी 10/2 = 5 हुआ। तो यहाँ पर आंसर एक जो वैल्यू हुआ, x = 1 हुआ और y = 5 हो गया। यदि x = क्या ले, यहाँ पर एक नियम है, ये जो 2 है ना, इस 2 को अगर इस 1 में ऐड करेंगे तो दूसरा इंटीग्रल वैल्यू मिलेगा। तो 1 + 2 = 3, यानी अगर x का 3 लेंगे तो y = 13 - 3 × 3/2 हो गया। ये हो गया 13 - 9 = 4/2 = 2 हुआ। इस प्रकार x का जो वैल्यू हुआ, यहाँ पर अगर x का 3 है तो y का 0 से कितना होगा, 2 होगा। यहाँ पर हम लोग चेक कर सकते हैं, चेकिंग भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि 3x + 2y = 13 है, तो 3 × 1 एंड +2 × 5 =3 + 10 = 13, ये करेक्ट हो गया, यानी ये नंबर, ये जो सॉल्यूशन है करेक्ट है। और यहाँ पर 3x दूसरा के लिए भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पर 3 × 3 + 2 × 2 9 + 4 = 13, यानी दूसरा भी हमारा ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है, एक पॉइंट को ग्राफ पर दर्शाना है और वो पॉइंट है -4 और 7 है। -4 x कोऑर्डिनेट है, यानी एब्सिसा है, 7 ऑर्डिनेट है। तो एब्सिसा का 4 माइनस जो 4 है उस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। और उसी प्रकार से जो ऑर्डिनेट है y एक्सिस है, y कोऑर्डिनेट है, y एक्सिस के 7 पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। और एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है। ये यहाँ पर हम देखते हैं जो दोनों पॉइंट, जैसे ए हो गया 1 2 3 4 हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 करेक्ट है। यहाँ पर दोनों जो है, इस पॉइंट से हम लोग एक्स एक्सिस की तरफ आते हैं तो -4 मिलता है, वाई एक्सिस की तरफ जाते हैं 7 मिलता है, यानी ए -4 और 7 हुआ। इस प्रकार से ये जो पॉइंट है सेकंड क्वाड्रेंट में है, और ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, यहाँ पर जैसो ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। इस प्रकार से किसी पॉइंट को हम लोग किसी ग्राफ पेपर प्लॉट कर सकते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन, किसी चतुर्भुज के समांतर होने के लिए आवश्यक एवं पर्याप्त शर्त क्या है। तो इसके बहुत सारे शर्त होते हैं, लेकिन उसमें हम कुछ शर्त देते हैं जो, और हम एक सबसे पहले जो है सो एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करते हैं, और हम लोग को उस क्वाड्रिलेटरल को समांतर चतुर्भुज के रूप में दिखाना है। इसलिए हमारा जो क्वाड्रिलेटरल करीब करीब समांतर चतुर्भुज है।
यानी पैरेललोग्राम है। यहाँ पर ABCD एक जो है क्वाड्रिलेटरल है। इसको पैरेललोग्राम दर्शाने के लिए क्या क्या होना चाहिए? पहला तो इसका जो अपोजिट साइड्स होता है वो पैरेलल होना चाहिए। ये हम दिखा रहे हैं पैरेलल। शर्त जो है क्या होगा? यहाँ पर लिखते हैं कि किसी चतुर्भुज को समांतर चतुर्भुज होने के लिए निम्नलिखित में से कोई एक शर्त का होना अनिवार्य होता है। पहला, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, यानी दोनों जो विपरीत भुजाएं होती है वो दोनों एक दूसरे के पैरेलल होना चाहिए। यानी यहाँ पर AB पैरेलल टू DC और साथ में AD पैरेलल टू BC भी होना चाहिए। दूसरा शर्त में ये हो सकता है कि AB पैरेलल टू DC और AB इक्वल टू DC, या AD पैरेलल टू BC, AD इक्वल टू BC। तीसरा शर्त एक और होने से पैरेललोग्राम हो जाएगा। किसी क्वाड्रिलेटरल का अगर जो विकर्ण होता है ना, अगर वो विकर्ण एक दूसरे को अगर विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं तो वो क्वाड्रिलेटरल जो होता है पैरेललोग्राम होता है। यानी ये देख रहे हैं कि ये दोनों विकर्ण एक दूसरे को ओ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। और इस प्रकार अगर AO इक्वल टू CO एंड BO इक्वल टू DO हो तो ये जो है सो पैरेललोग्राम होगा। यदि यदि दोनों विकर्ण अर्थात AC और BD एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं तो ABCD एक समांतर चतुर्भुज होगा। इसके बाद से तीसरा भी एक है, चौथा भी है शर्त कि अपोजिट एंगल्स इक्वल होना चाहिए। जैसे एंगल A इक्वल टू एंगल C और एंगल B इक्वल टू एंगल D भी होने से होगा। यानी यहाँ पर हम कह सकते हैं कि एंगल A इक्वल टू एंगल C और एंगल बी इक्वल टू एंगल डी भी होने से होगा। और एक और है जिसमें एंगल ए प्लस एंगल बी जो है सो सप्लीमेंट्री होना चाहिए 180 डिग्री। एंगल बी प्लस एंगल सी जो है सो 180 डिग्री होना चाहिए। एंगल सी प्लस एंगल डी भी जो है सो 180 डिग्री होना चाहिए। और एंगल डी प्लस एंगल ए भी 180 डिग्री होना चाहिए। तो ये शर्तें हैं, इसमें से अगर कोई एक शर्त जो है सो पूरा होता है चतुर्भुज में तो वो चतुर्भुज जो है सो समांतर चतुर्भुज कहलाएगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। चतुर्भुज ABCD के चारों कोणों का योगफल ज्ञात करें। तो इसके लिए आइए हम एक चतुर्भुज बनाते हैं, यानी क्वाड्रिलेटरल। इस क्वाड्रिलेटरल का नाम देते हैं ABCD। ABCD। और इसको क्या करते हैं, दो त्रिभुजों में डिवाइड कर देते हैं, एक डायगोनल ड्रॉ करके यानी विकर्ण ड्रॉ करके। एक त्रिभुज ये हुआ और एक दूसरा त्रिभुज ये हुआ। इस त्रिभुज के तीनों कोणों को हम नंबर से सिंबलाइज करते हैं, 1, और ये हो गया 2, और ये 3 हुआ। इसको 4 लिखते हैं, इसको 5 लिखते हैं और इसको 6 लिखते हैं। अब हम सॉल्यूशन करते हैं यहाँ पर। हम लोग को पता है कि किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो है सो 180 डिग्री होता है। यहाँ पर लिखते हैं त्रिभुज एबीसी से एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री।
इसको हम स्टेटमेंट वन लेते हैं और हम यहाँ पर त्रिभुज एडीसी से लिखते हैं। एडीसी से एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 का जो सम होता है 180 डिग्री होता है। ये टू मान लेते हैं। वन और टू को जब हम ऐड करते हैं, योग लेते हैं, तो इसमें हो जाएगा एंगल वन प्लस एंगल टू प्लस एंगल थ्री प्लस एंगल फोर प्लस एंगल फाइव प्लस एंगल सिक्स इक्वल टू 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री। इसमें क्या करते हैं कि ए के पास देखते हैं 1 और 6 डायग्राम है, तो एंगल वन प्लस एंगल सिक्स को एक साथ रखते हैं। एंगल टू बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। एंगल फोर प्लस एंगल फाइव जो है सो सी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो एक साथ देते हैं। और एंगल सिक्स जो है सो केवल डी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ पर 360 डिग्री हो गया। इसके लिए अतः इसके लिए हम एंगल ए लिखें, इसके लिए एंगल बी लिखें, और ये दोनों एंगल के लिए एंगल सी, और ये हो गया डी। इस प्रकार से चारों एंगल का सम जो है सो 360 डिग्री हुआ। तो हम कह सकते हैं किसी चतुर्भुज के चारों कोणों का योग जो है सो 360 डिग्री अर्थात 360 डिग्री होता है। यहां पर जो है सो हम एक दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। ये क्वेश्चन है कि यदि समचतुर्भुज की एक भुजा तथा बड़े विकर्ण की लंबाई 25 सेंटीमीटर और 48 सेंटीमीटर, तो छोटे विकर्ण की लंबाई ज्ञात करें। इसके लिए आइए एक हम जो है सो हम समचतुर्भुज बनाते हैं। समचतुर्भुज जो है सो इंग्लिश में रोम्बस बोला जाता है। ये एक रोम्बस है। रोम्बस का जो डेफिनेशन होता है, समचतुर्भुज का डेफिनेशन होता है कि जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो, और उसमें क्या होता है, जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे को 90 डिग्री पर समद्विभाजित करते हैं। तो हम यहाँ पर विकर्ण ड्रॉ किए, और ये देख रहे हैं विकर्ण जो है सो एक दूसरे को ओ पर समद्विभाजित करते हैं, यानी ए दोनों इक्वल होगा, ए भी दोनों इक्वल होगा। और इसका एक और जो प्रॉपर्टी है, ए 90 डिग्री होता है। और इसमें दिया हुआ है इसके चारों साइड जो है सो 25 सेंटीमीटर है, 25 सेंटीमीटर है। तो इसको 25 सेंटीमीटर लिखते हैं। और एसी जो है सो सबसे बड़ी विकर्ण है, तो और इसका 48 सेंटीमीटर है। तो ओ मिड पॉइंट ऑफ एसी है, तो इसलिए ए 24 होगा सेंटीमीटर, ए भी 24 सेंटीमीटर होगा। और ओबी को हम एक्स मान लेते हैं और डीओ को भी एक्स मान लेते हैं। यहाँ पर हम लोग पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे, और इस पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके वो भी फाइंड करेंगे। सॉल्यूशन यहाँ पर लिखें, ट्रेंगल एओ बी एक समकोण त्रिभुज है, जिसमें एंगल ए ओ बी जो है 90 डिग्री है, ओ ए जो है 24 सेंटीमीटर है, ए बी जो है 25 सेंटीमीटर है, और ओ बी को हमने एक्स माना है यहाँ पर। अब पाइथागोरस थ्योरम से साध्य से हम लोग लिखें, साध्य से पाइथागोरस साध्य से हम लोग लिखेंगे कि ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर। तो ओ ए का वैल्यू 24 है, ये स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर एक्स स्क्वायर, और ये हो गया 25 का स्क्वायर हो गया। हम एक्स स्क्वायर एज इट इज लिखते हैं, और ये 25 स्क्वायर माइनस 24 स्क्वायर लिखते हैं। यहाँ पर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25 प्लस 24 इंटू 25 माइनस 24 होगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फैक्टर होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है। यहाँ पर एक्स स्क्वायर पुनः लिख करके 849 × 1 होगा। और यहाँ पर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 49 हुआ। एक्स इक्वल टू यानी स्क्वायर रूट ऑफ 49, और इसलिए एक्स इक्वल टू 7 हुआ। तो यहाँ पर बी डी का जो लेंथ होगा, बी डी का जो लेंथ होगा 2x होगा, इसलिए 2 × 7 ये बी डी हुआ।
ये 2 × 7 = 14 सेंटीमीटर। अतः दूसरे विकर्ण की लंबाई 14 सेंटीमीटर है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 9। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें। यहां पर जो सॉल्यूशन है, यहां आर का वैल्यू 10 सेंटीमीटर है, तो यहां पर लिखेंगे अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, फॉर्मूला जो होता है 3 पाई आर होता है, और ये हो जाएगा 3 × 3.14 × 10 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया 9.42 × 100 = 942 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस प्रकार से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 10 है वो है, यदि किसी गोले की त्रिज्या की लंबाई दूनी कर दी जाए तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसमें हम लोग लिखेंगे, सबसे पहले ओरिजिनल जो है सो गोले की त्रिज्या मान ले। माना कि प्रथम गोले की त्रिज्या आर है, तब प्रथम गोले की संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ये होगा 4 पाई r²। अब नए गोले की त्रिज्या क्या होगी, दोगुनी होगी, 2r होगी। इसलिए नए गोले की संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ये हो जाएगा 4 पाई 2r का होल स्क्वायर। 2r यहाँ पर रेडियस है, यहाँ पर जो है सो हम लोग रेडियस 2r लिए हैं। इस प्रकार से ये हो जाएगा 4 पाई × 4r²। हम 4 कॉमन लेते हैं और यहाँ पर लिखते हैं 4 पाई r²। ये जो हुआ 4 × प्रथम गोले की संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। अतः नए गोले की पृष्ठ क्षेत्रफल पहले गोले की पृष्ठ क्षेत्रफल की चौगुनी होगी। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर